तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर से कॉमेट गिर रहा होता है। एक कॉमेट जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि असल में वाकई में कॉमेट है या फिर क्या है। तो वो कॉमेट जो होता है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आता है और आकर सीधा समंदर के अंदर गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर गिरता है तो वहां पर जो आम नागरिक जो होते हैं वो बेचारे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है तो एक बड़ी सी सुनामी आ जाती है। एक बड़ी सी पानी की लहर पानी के अंदर से बाहर निकलती है। सभी लोग उसे देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। तो पानी की लहर इतनी बड़ी होती है कि वो एक काफी बड़े एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब लोग वहां पर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहीं पर एक छोटी बच्ची को दिखाता है कि वो बेचारी भागते हुए गिर जाती है, लेकिन यहीं पर पानी रुक जाता है क्योंकि वहां पर कुछ वॉरियर्स होते हैं। ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सभी लोग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यूज करना जानते हैं। जो लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग वहां पर उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ और भी वहां पर मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं जो कि आइस पावर को यूज करते हैं, वहां पर पानी को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस के यहाँ पर वो कॉमेट की वजह से जो बड़ी वेव बनी थी वो इतनी पावरफुल थी कि इन लोगों की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी उनके सामने नहीं टिक पाई और पानी जो है पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है और पानी जहां तक उसकी नजर जाती है वहां पर पानी उस सबको बर्बाद कर देता है। यहीं पर से एक मंत्री को दिखाते हैं कि वो भागता हुआ सीधा एम्परर के पास आता है और उसे कहता है कि एम्परर एक बहुत ही बुरी खबर है। एक बहुत ही बुरी खबर है कि आसमान के ऊपर से अचानक कोई चीज गिरी और पानी के अंदर से एक बड़ी लहर निकली जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची है। और इसी के साथ ही वहां पर उस साल के बारे में ईस्ट कोस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड लिखा जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि उस साल जब यहाँ पर एक आसमान के ऊपर से कॉमेट गिरा था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन उस कॉमेट के बारे में किसी को ये नहीं पता कि उस कॉमेट के अंदर क्या था और वो कॉमेट गिरा क्यों था। तो यहाँ पर से फाइनली हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि तो ये स्टोरी का प्रीलॉग था। तो इस कहानी के स्टार्ट में दिखाता है कि एक एल्डर जो कि एक बटलर होता है एक फैमिली का, वो यहाँ पर एक यंग मास्टर को लेने के लिए एक गांव के एरिया में जाता है जिसे मछुआरों का गांव कहा जाता है। तो वो वहां पर पहुंचता है और कहता है कि लगता है कि हम लोग मछुआरों के गांव में पहुंच गए, क्योंकि वो गांव जो होता है वो समुद्र के किनारे बसा होता है और वहां पर काफी छोटा सा गांव होता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि आपको वाकई में लगता है कि मास्टर शिमू यहीं पर रहते हैं। तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के यंग मास्टर को ढूंढने के लिए आए होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली का जो मास्टर होता है ये उसका बेटा होता है जो कि यही समझ लो कि नाजायज बेटा है। तो बटलर चैंग का साथी उसे कहता है कि बटलर चैंग क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मास्टर शी चुपचाप हमारे साथ यहाँ पर से वापस चलेंगे? उसके डैड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके कॉटेज की तरफ आगे जाते हैं। जैसे वो जाकर कॉटेज के दरवाजे पर नॉक करते हैं, दरवाजा अपने आप ही टूट जाता है और अंदर गिर जाता है। अंदर आने के बाद वो चेक करते हैं तो शिमू वहां पर नहीं होता। वो पूरा कमरा चेक कर लेते हैं और इसी के साथ ही साथ कुछ और लड़के होते हैं जो कि शिमू के साथ ही यानी कि गांव वाले होते हैं। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग हायर ऑफिशियल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी आसानी के साथ आकर ये शिमू के घर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन लोगों ने तो यंग मास्टर शिमू के दरवाजे को भी तोड़ दिया है। जबकि दूसरा साथी उसको रोक देता है और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उनकी ड्रेस को देखो, वो जिन फैमिली के लोग हैं। जिन फैमिली के लोगों के साथ तुम पंगा लेना चाहते हो, मुझे लगता है कि शिमू का उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर शिमू को लेने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही जब वो लड़का उसे ये बात कहता है तो ये बात सुनने के बाद वही लड़का अब यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। वो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर वो कमीना एक ऑर्फन बचा था जिसका बाप नहीं था, लेकिन अब अचानक से जिन फैमिली के लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए आ गए हैं। लगता है कि वो भिखारी अब यहाँ पर हमारे ऊपर राज करेगा। इसके साथ ही मास्टर चैंग के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर शी तो यहाँ पर नहीं है, अब हम लोग उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? तो मास्टर चैंग उनसे कहते हैं कि यहीं पर वो कहीं आसपास ही होगा, हो सकता है कहीं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया हो। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक चट्टान के ऊपर का दिखाया जाता है जहां पर शिमू बैठा होता है। तो शिमू वहां पर बैठा एक शंख बजा रहा होता है और इसी के साथ ही वो अपनी मॉम को याद करता है क्योंकि उसकी मॉम अभी भी यहाँ पर मरी होती है और उसकी मॉम मरने से पहले उसे कहती है मैं तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि पिछले 14 साल से तुम्हारे डैड घर वापस नहीं आए, तुम्हारे पैदा होने के बाद से वो घर वापस नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी जिम्मेदारी को समझती हूँ, उनकी मजबूरी को समझती हूँ। वो जिस काम के लिए गए थे वो एक ऐसे इंसान थे जो मार्शल आर्ट्स को परस्यू करना चाहते थे, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना चाहते थे। इसी वजह से हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उसके लिए उनको ब्लेम नहीं देना चाहती और मैं चाहती हूँ कि जब तुम दोबारा अपने फादर को मिलो तो एक फादर की तरह उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना। तो हमारा शिमो जो था अपनी मॉम की बातें याद करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसकी मॉम जो थी मरने से पहले उससे ये बात क्यों कहकर गई कि उसके डैड जो थे वो उनकी मजबूरी को समझती हैं। हालांकि उसका बाप जो था वो पिछले 14 साल से अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर आया ही नहीं। तो उसकी मॉम मरने से पहले उसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने डैड की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा, तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और उसी के बाद उसकी मॉम मर जाती है। तो ये बातें सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगा देता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर अपने डैड को बिल्कुल भी दोबारा से रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, वैसी रिस्पेक्ट जैसी मेरी मॉम चाहती है। पता नहीं मेरी मॉम अभी भी यहाँ पर डैड से इतना प्यार क्यों करती है जबकि वो उन्हें छोड़कर चला गया। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए कोई इंसान यहाँ पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर 14 साल के लिए उनसे दूर रहता है। शिमो वहां पर यही सोच रहा था कि मुझे नहीं
लगता है कि अब दोबारा मैं उस बंदे को अपना फादर कह पाऊंगा, वो बंदा मेरा फादर कहलाने के लायक नहीं है। और इसी के साथ शिमू जो होता है वहां पर पानी के अंदर, पानी की गहराई में एक बड़ी सी चट्टान होती है, एक बड़ा सा पत्थर होता है जो कि किसी एक बड़े से शंख के ऊपर गिरा होता है, एक बड़ी सी सिप्पी के ऊपर गिरा होता है, और वो जाकर उसको वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर तकरीबन उसे 2 साल हो चुके होते हैं और वहां पर पत्थर खोद खोद कर वो उस बड़ी सी सिप्पी को वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर जो होता है उस शिपी के ऊपर गिर चुका होता है और वो बेचारी शिपी वहां से निकल नहीं पा रही होती है। लेकिन जैसे ही जब वो उसके करीब पहुंचता है तो शिपी के अंदर से बहुत ही रेड कलर का ऑरा निकलता है जो कि शिमू की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो शिमू पिछले 2 साल से यहाँ पर आता था और इस शिपी के अंदर से जो ऑरा निकलता था उसे एब्जॉर्ब करता और साथ ही पत्थर को तोड़ता रहता ताकि यहाँ पर कभी ना कभी इस शिपी को आजाद करवा सके। इस बार जब वहां पर से रेड कलर का ऑरा निकलता है तो ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। फिर साथ ही अपना शावल लेकर पत्थर खोदना स्टार्ट करता है। वो उस पत्थर को तोड़ रहा था और साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सिप्पी जो है यहाँ पर इस बड़े से पत्थर के नीचे कैसे दबी, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर से इसे आजाद करवाने वाला हूँ क्योंकि जब मैं इसके पास से गुजरा था तो इसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकली थी जो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई, जिसने मुझे काफी फायदा दिया। और पिछले 2 साल से यहाँ पर मैं इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और उसी के बाद मैं यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं इसका रिपे बैक कर सकूं, क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ मुझे बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल तक पहुंचा दिया, तो मैं कम से कम इसे आजाद तो करवा ही सकता हूं। और वहीं पर फाइनली वो आखिरी पत्थर निकालता है तो सिप्पी आजाद हो जाती है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने फाइनली सिप्पी को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे वहां पर वो ये देख रहा होता है, क्योंकि वो पत्थर खोद रहा होता है, तो पत्थर की जो नींव होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और पूरे का पूरा पत्थर ही अब उसके ऊपर गिर जाता है और सिप्पी फिर से वहां पर पत्थर के नीचे दबने लगती है। लेकिन हमारा शिमो जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए अपनी जो उसकी बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल की एनर्जी होती है उसी के साथ उस पत्थर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी पत्थर होता है। फिर साथ ही वो पंच बनाता है और पंच के अंदर एनर्जी रिलीज करके उसके ऊपर जबरदस्त पंच दे मारता है। वो दोनों हाथों के साथ जब उस पत्थर को पंच मारता है तो पत्थर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाता है, लेकिन इसी के साथ उस बेचारे के दोनों बाजू जो होते हैं वो कट जाते हैं। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से वो बेचारा जो होता है वहीं पर पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं क्योंकि पत्थर अब हट चुका है और सिप्पी के अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वो छोटी लड़की पानी के अंदर से निकलने के बाद जल्दी से शिमू की तरफ आके बढ़ती है। वो उसको पकड़ती है, साथ ही उसको पकड़कर वहां पर से उसको बाहर लेकर आने की कोशिश करती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो जाग नहीं रहा होता। फिर साथ ही आसपास जितनी वहां पर सिप्पियां होती हैं उन सभी के अंदर जो मोती होते हैं वो उन सभी के मोतियों की पावर को ऑब्जर्व करती है, उन सभी की पावर को यूज करते हुए वहां पर से शिमू को लेकर पानी के अंदर से बाहर आ जाती है। और पानी के अंदर से बाहर आने के बाद उसे रख कर बैठी होती है और उसे या करके बुला रही होती है, क्योंकि वो भी छोटी है इसी वजह से वो प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रही होती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कह रही होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठो। लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तो साथ ही उसके हाथों की तरफ देख दिया कि उस बेचारे के दोनों हाथ कट चुके हैं। तो इसी के साथ ही वो छोटी फेरी जो होती है वहीं पर बैठकर अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करती है। वहां पर शायद प्रे करती है क्योंकि उससे अभी छोटी बची है तो उसे नहीं पता कैसे स्किल्स को यूज करना है। लेकिन उसके पास से वही रेड कलर की एनर्जी निकलती है और वो सारी की सारी रेड एनर्जी जो होती है वो शिमू के बाजू के अंदर चली जाती है और उसके बाजू जो होते हैं दोबारा से वहां पर रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाजू दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। फाइनली हमारा शिमू जो होता है फिर से वहां पर सांस लेना शुरू कर देता है। तो जैसे यहाँ पर शिमू जो होता है वो होश में आ रहा था, इसी के साथ ही पानी के अंदर से 2 पानी के रहने वाले नेटिव्स निकल आते हैं, यानी कि 2 एक्वामैन्स निकलते हैं, एक लड़की और एक लड़का होता है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ पर हीवनली क्लैम स्पिरिट डॉटर को ढूंढ लिया है। तो जब वो यहाँ पर इस तरह की बात करता है तो वो बेचारी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, जबकि उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो उसके सर में मारती है और उसे कहती है कि हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर डराओ मत, और जल्दी से आके बढ़ती है, उसे उठाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ज्यादा प्यारी है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ पर से तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए आए हैं क्योंकि तुम गुम हो गई थी। जबकि वो दूसरा लड़का जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर हमारे शिमू की बॉडी के ऊपर अपना पांव रखता है और कहता है मुझे लगता है कि इस इंसान को यहाँ पर मार देना चाहिए, इसी गंदे इंसान ने यहाँ पर हीवनली क्लैम डॉटर को अपने पास बंदी बनाकर रखा होगा। क्योंकि इंसान जो होते हैं ये कभी भरोसे के लायक नहीं होते और इंसान हमेशा यहाँ पर मुश्किल लेकर आते हैं, तो हम यहाँ पर इसको यहीं पर मार डालते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। साथ ही वो अपने पास से अपना ब्लेड निकालता है और शिमू को वहां पर मारने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग शैंग्री-ला की एपिसोड 01 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ मास्टर चैंग जो है वो शिमू को ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने डैड की विरासत ले सके, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर ये पानी के रहने वाले लोग जो है इसे मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।